Hello everyone, let's continue where we left yesterday. So we were on proviso of subsection 1 of section 60 of CPC 1908. So in CPC 1908 when we were reading section 60, and in section 60 when we were reading subsection 1, and in subsection 1 when we were reading the proviso of that section, in that we came to know that कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए, जजमेंट जो कि जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में गई है, ठीक है। तो सॉरी, कंफ्यूज मत होना। जजमेंट डेटर जो है उससे रिकवरी करने के लिए और डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम उनसे रिकवर नहीं कर सकते। जनरल लॉ इज कि उस व्यक्ति के पास जो है वो सब लेके आप रिकवर कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप लेकर रिकवर नहीं कर सकते, जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि जजमेंट डेटर को देना है। अगर ये वाला सेक्शन जो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ये स्टार्टिंग का आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। उसमें बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमने डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट आधा सेक्शन डिस्कस कर लिया था, और एक्सेप्शन देख रहे थे कि जनरल सेक्शन कह रहा था कि रिकवरी डिग्री को फुलफिल करने के लिए जजमेंट डेटर जो है उसकी कोई सी भी चीज़ आप जो है अटैच करके एंड सेल करके जो रिकवरी है वो कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ उसी के नीचे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद हैं, जो ये हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप सब कुछ अटैच करके सेल कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप अटैच करके सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है, ये लिवलीहुड है, और सर्वाइव करने के लिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब चीज़ों को कृपया करके हाथ ना लगाएं। पहला क्या था? पर्सनल नेसेसिटीज़, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में। टूल्स एंड लिवलीहुड, होम्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू सू फॉर डैमेजेस एंड पर्सनल सर्विस राइट्स। तो इसमें राइट टू सू फॉर डैमेजेस जो है यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। छठा पॉइंट जो है जो कि पर्सनल सर्विस राइट्स, ये आई डोंट नो ये क्या है, बट एज एज यू नो वी बोथ आर डिस्कसिंग, वी बोथ आर लर्निंग टुगेदर। इन केस मैं कहीं गलत जाऊँ तो आपको मेंशन करना है कमेंट में और मुझे करेक्ट करना है। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, एक दूसरे की गलतियाँ करेक्ट करते हैं। सो व्हाट एफ सेज, एफ कहाँ है यहाँ पे, ये है ना, एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, right tied to personal service, for example employment contracts requiring personal performance। तो ये भी जो है, इसको कैसे समझा जाए, कैसे समझा जाए इसको? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग पर्सनल परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसको परफॉर्म करना है, तो उसको परफॉर्म करवा के जो है डिग्री सेटिस्फाई एज एन एम्प्लॉयमेंट फॉर्म की। अच्छा सुनो, आप अकाउंटेंट हो और आप पे तो करने वाले हो नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो एक काम करो, अकाउंटिंग कर दो इनके यहाँ 3 महीने, और जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। तो वो जो पर्सनल सर्विस राइट है उसको उसके थ्रू सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये होगा, अन्यथा नहीं है तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। वॉट जी सेज, जी ये वाला, पेंशन एंड gratuity, how to pronounce this, gratuities, 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 is it gratuities? पेंशन एंड ग्रेचुइटीज। तो पेंशन, किसी व्यक्ति को पेंशन भत्ता मिल रहा है तो उसके थ्रू भी डिग्री को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई वृद्ध व्यक्ति है, 65 साल का है, उसको 3,000 पेंशन मिल रहे हैं, और उसने किसी से लोन लिया था, अब वो लोन पे नहीं कर पा रहा है, तो अपोजिट पार्टी ने कहा कि सर इसको पेंशन भी मिलता है, तो इसके पेंशन से जो है कंपनसेशन करवाया जाए।
तो वो चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन में आ जाती है और आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेंशन एंड ग्रेचुइटीज सो इसमें क्या क्या है, स्टाइपेंड्स, ठीक है, कोई भी स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, स्टाइपेंड लाइक आपका आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है बट स्टिल यू आर डूइंग जॉब समवेयर, और वो आपको छोटा सा अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, तो वो स्टाइपेंड होता है। ग्रेचुइटीज और पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या अदर एम्प्लॉयर्स, ठीक है, तो चाहे गवर्नमेंट से मिल रही हो या कोई भी लोकल अथॉरिटी से मिल रही हो या फिर किसी भी एम्प्लॉयर से आपको मिल रही हो, इंक्लूडिंग सर्विस फैमिली पेंशन फंड्स एंड पॉलिटिकल पेंशन। तो सर्विस फैमिली पेंशन फंड्स हो या फिर पॉलिटिकल पेंशन हो, कोई सा भी पेंशन हो उससे रिकवर नहीं करवाया जा सकता, उससे जो डिग्री है वो सेटिस्फाई नहीं करवाई जा सकती उस पेंशन से, ठीक है। तो पेंशन को भी एंड ग्रेचुइटीज को भी एक्सक्लूड किया गया है कि डिग्री सेटिस्फाई से नहीं होगी। दिस वाज जी, दैट वाज पॉइंट नंबर 7। नाउ पॉइंट नंबर 8, वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो कोई भी लेबर है या फिर कोई भी डोमेस्टिक सर्वेंट है जो कि घरेलू काम करता है, wages including bonuses paid in cash or kind। तो लेबर को जो पेमेंट की गई या डोमेस्टिक सर्वेंट को जो पे की गई, तो उनकी भी उस वेज से जो है वो डिग्री को सेटिस्फाई नहीं करवाया जा सकता, उनका भी जो वो अमाउंट है वो अटैच नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 9th, सैलरी exemptions for degree for degrees other than maintenance, the first 1000 of salary and two-thirds of remaining salary are exempt if a portion of the salary is under attachment for 24 months continuously or intermittently. It becomes exempt for an additional 12 months. If the attachment is for the same degree, it becomes permanently exempt after 24 months। एंड ये मुझे समझ में नहीं आया। सैलरी एग्जाम्पशन कह रहा है फॉर डिग्री अदर देन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को छोड़ के बात कर रहे हैं, अगर डिग्री को फॉर द फर्स्ट फॉर द मेंटेनेंस द फर्स्ट 1000 ऑफ सैलरी, ठीक है, सैलरी का 1000 एंड टू-थर्ड ऑफ रिमेनिंग सैलरी आर एग्जेम्प्ट। तो 1000 प्लस में 2/3 जो सैलरी का है उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इफ अ पोर्शन ऑफ द सैलरी इज अंडर अटैचमेंट, अगर सैलरी का जो पोर्शन है वो 24 महीने तक कंटिन्यूसली या रुक रुक कर, इट become exempt for an additional 12 months। if the attachment is for the same degree, it becomes permanently exempt after 24 months। so sorry, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसको मेरे को रिसर्च करके तब समझाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। नाउ दिस वाज पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। मेंटेनेंस डिक्रीज, only 1/3 of the salary is exempt in execution of मेंटेनेंस डिग्री। तो एक तिहाई जो सैलरी है वो मेंटेनेंस डिग्री में एग्जेम्प्ट की जाएगी, एक तिहाई सैलरी, ठीक है। मिलिट्री पे एंड अलाउंसेस ऑफ पर्सनल अंडर द एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट और नेवी एक्ट। दिस वाज पॉइंट नंबर 11। तो मिलिट्री की जो पेमेंट है, मिलिट्री पर्सनल की, मिलिट्री स्टाफ की, तो उनमें से भी रिकवरी नहीं की जा सकती है। प्रोविडेंट फंड जो पीएफ अमाउंट होता है, जो कि उस पर्सन की इमरजेंसी सिचुएशन में जो सेव होता रहता है हर महीने किसी भी एम्प्लॉयर का, तो उसमें से भी रिकवरी नहीं करवाई जा सकती। कंपल्सरी डिपॉजिट इन फंड अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1995, दिस वाज पॉइंट नंबर 12। ये इससे भी रिकवर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 13, दैट इज के ए देखते हैं, के ए कहाँ है, ये है के ए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो पहला वाला था के था प्रोविडेंट फंड, के ए है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेम चीज़ है। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस 14, लाइफ इंश्योरेंस, इससे भी रिकवरी नहीं की जा सकती। उसके बाद रेजिडेंशियल लीज,
लाइफ इंश्योरेंस के ही अमाउंट नहीं, लाइफ इंश्योरेंस को पे करने के लिए अगर कोई अमाउंट है तो उसमें से भी रिकवरी नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 10,000 है और आपको 31 तारीख को या 1 तारीख को जो है लाइफ इंश्योरेंस जो आपने ले रखा है उसके लिए पेमेंट करनी है, तो उसमें से भी वो 10,000 जो है उसमें से रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे करना है। इसका लोग जो है मिसयूज तो जरूर करते होंगे। मनी पेएबल अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 15 is KC, that is residential lease. Interest of a leasee in a residential building protected by rent control laws. तो अगर किसी लीजी को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, अगर वो लीज पे रह रहा है तो उससे भी रिकवर नहीं किया जा सकता। उसके बाद 16 है गवर्नमेंट अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट और रेलवे सर्वेंट्स और सब्सिस्टेंस ग्रांट्स ड्यूरिंग सस्पेंशन एज नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अलाउंसेस भी अगर किसी को मिल रही है या फिर रेलवे सर्वेंट को मिल रही है तो उन चीज़ों से भी रिकवर नहीं किया जा सकता है, उन अलाउंसेस से भी रिकवर नहीं किया जा सकता है। 17th इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन। एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन expectancy of succession is future or contingent rights like an expected inheritance। ठीक है। तो इन केस सक्सेशन में मुझे वो ज़मीन मिलने वाली है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा जो पिताजी हैं जिनके पास पूर्वजों की ज़मीन है, अब वो मुझे 6 महीने बाद मिलने वाली है, तो उसमें से भी रिकवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने बाद मिलेगी तो अपोजिशन ये नहीं कह अपोजिट पार्टी ये नहीं कह सकती कि सर इसको 6 महीने बाद मिलने वाली है तो उसमें से रिकवर करवा देना। इनहेरिटेड व्हाट वी कॉल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें से रिकवर नहीं करवा सकते, वो एक्सेप्शन में है। फ्यूचर और कंटीजेंट राइट लाइक एन एक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस। 18th इज फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस पेमेंट्स। तो फ्यूचर मेंटेनेंस का अगर अमाउंट मिलने वाला है इन फ्यूचर में तो उससे भी रिकवरी नहीं करवा सकते। पॉइंट नंबर 19 स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन, एनी अलाउंस एग्जम्प्टेड बाय इंडियन लॉ। इसके अलावा भी कोई अलाउंसेस ऐसा है, कोई कोई चीज़ ऐसी है जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उसमें से रिकवर नहीं किया जाना चाहिए, तो वो भी इंक्लूड होगा, उसमें से भी रिकवर नहीं किया जा सकता। 20th पॉइंट इज land revenue debtors, movable property exempt from sale for recovery land revenue area. Movable property exempt from sale. Movable property exempt from sale for recovery for recovering land revenue areas. Movable property exempt from sale for recovering land revenue areas. Movable property exempt from sale, कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि एग्जाम की गई है सेल करने से फॉर रिकवरिंग लैंड रेवेन्यू एरियर। जमीन की जो जमीन से जो अच्छा अच्छा, इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी का खेत है उसमें क्रॉप्स लगे हुए हैं, धान, गन्ना, मक्का, कुछ भी लगा हुआ है तो वो नहीं काट सकते। ठीक है, और मतलब वो काट के उसको बेच के रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसकी बात करिए मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल फॉर रिकवरी लैंड रेवेन्यू एरियर्स। तो सो दिस वाज 20 पॉइंट्स। ठीक है, पर्सनल नेसेसिटीज क्या क्या एग्जेम्प्टेड है, जो अटैच एंड सेल नहीं कर सकते, उसके अलावा आप जो भी मिले आप कर सकते हो, किसके लिए, डिग्री सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्या क्या है जो एग्जाम्प्ट किया गया है, पर्सनल नेसेसिटीज, टूल्स एंड लिवलीहुड, होम्स ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप, बुक्स ऑफ अकाउंट, right to sue for damages, personal service rights, pension and gratuities, wages of laborers and domestic servants, salary exemptions, maintenance decrees, military pay, provident funds, public provident fund, life insurance, residential lease, government allowances, expectancy of succession, future maintenance, statutory exemption,
land revenue debtors. So these are few points or thing, whatever you want to say, we can't touch, we can't recover the amount from these things. Apart from that, if there is something else, we can recover the, and we can satisfy the decree with those things, but not with these things, as simple as that. ठीक है, ये हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया? पी तक, पी तक कर लिया। हम्म। अब एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 2 3, हाउ मेनी एक्सप्लेनेशंस आर देयर? 6। Explanations and provisions. Explanation 1, this one. Exemptions. Exemptions, for example, pension, wages, salaries, allowances, apply whether the money is payable now or in the future. For salaries, only the attachable portion can be seized. The money payable in relation to the matter mentioned in clauses G, H, I, A, J, L, and O are exempt from attachment or sale. तो देख लो भाई, GHIIAJL एंड ओ में जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो चीज़ें एग्जाम की गई हैं फ्रॉम अटैचमेंट और सेल, अटैच करके या सेल करने, वेदर बिफोर और आफ्टर दे आर एक्चुअली पेबल, एंड इन द केस ऑफ सैलरी द अटैचेबल पोर्शन देयर ऑफ इज लाइबल टू अटैचमेंट, वेदर बिफोर और आफ्टर इट इज़ एक्चुअली पेबल। ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, इसको देखना पड़ेगा, मार्क कर लेता है इसको। Explanation 2 says salary refers to total monthly emoluments excluding exempt allowances। ठीक है, तो सैलरी का यहाँ पर टोटल मतलब होगा, ओवरऑल मीनिंग होगा टोटल मंथली एमोल्यूमेंट्स, जो भी आपको महीने में जो कुछ भी मिल रहा है कंपनी की तरफ से या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से, उसको सैलरी कहा जाएगा, उसको सैलरी माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 3 सेज डिफाइंस appropriate government। appropriate government कौन होगा? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। फॉर exemptions related to government और रेलवे सर्वेंट्स। एक्सप्लेनेशन 4 सेज वेजेस इंक्लूड बोनसेस, तो वेजेस जो है बोनस इंक्लूड करेगा, एंड लेबरर इंक्लूड्स स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स। सो लेबरर में स्किल्ड लेबर भी होंगे, अनस्किल्ड भी होंगे, सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी होंगे। Explanation 5 and 6 talks about an agriculturist is someone agriculturist is someone who personally cultivates land and relies on it for their livelihood। तो एग्रीकल्चरिस्ट उसी को माना जाएगा जो खुद ही फसल की कटाई करता है और बुआई करता है और जीने के लिए उसकी खुद की आवश्यकता है। पर्सनल कल्टीवेशन इंक्लूड यूजिंग देयर ओन लेबर, और पर्सनल कल्टीवेशन में वो अगर कोई लेबर लगा रहा है तो वो भी इंक्लूड होगा, फैमिली लेबर भी इंक्लूड होगा और हायर्ड लेबर भी इंक्लूड होगा। पेड इन कैश और काइंड, नॉट क्रॉप शेयर्स, बट क्रॉप का जो शेयर है किसी व्यक्ति को जाता है वो इंक्लूड नहीं होगा। सबसेक्शन 1A, तो वी हैव two more subsection. Subsection 1A says any agreement made by the debtor to waive these exemptions is void। अगर कोई भी डेटर जो है वो कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाता है दूसरे वाली पार्टी से कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जाम कर ली जाएंगी, एग्जाम्शन इसका कि ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी, तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, उसको माना ही नहीं जाएगा। इंश्योरिंग दिस प्रोटेक्शन कैनॉट बी बाईपास, ये
ये अनुभूति करते हुए इस चीज़ की इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि इन पॉइंट्स को नहीं काटा जा सकता किसी भी तरह से। अगर ये है रूल तो है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका आप एग्जेम्पशन, इसका लूप होल आप नहीं खोल सकते। ये चीज़ नहीं छूनी है तो नहीं छूनी है, एज सिंपल एज दैट। What subsection 2 says, houses and buildings are not exempt from attachment. घर और बिल्डिंग जो है वो अटैचमेंट से एग्जेम्प्ट नहीं किए गए हैं या फिर सेल से, इफ द डिक्रीज फॉर अनपेड रेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर जो डिक्री है वो रेंट, उस प्रॉपर्टी का रेंट पे ना करने की है तो। Nothing in this section shall be deemed to exempt houses and other buildings with the materials and the sites thereof and the lands immediately appertain, appertinent thereto and necessary for their enjoyment from attachment or sale in execution of decrees for rent of any such house, building, site or land. इसका मीनिंग भी मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, कंफ्यूज लिख देता हूँ यहाँ पर भी। What is the purpose of section 60? For creditors, ensure they can recover dues by attaching and selling the debtor's assets. For debtors, protects essential assets and income to prevent undue hardship, preserving their ability to live and earn a livelihood. Now let's see the practical implications. If a court issues a decree for payment, the creditor can target the debtor's properties like land, share, or bank accounts for attachment and sale, but cannot touch exempted items like the debtor's necessary clothing, tools, or a farmer's home. Courts have discretion to determine what is necessary for livelihood. So court have the discretionary power to determine what is necessary for livelihood. For example, how much cattle or seed grain an agriculturist needs. The exemptions reflect a balance between enforcing a court orders and protecting the debtor's basic rights. Now let's try to understand with the help of an example. Suppose a person owes 50,000 under a court decree. Under a court decree, how much amount does he owes? 50,000. Their house, if they are an agriculturist living in it, and basic household items like bed clothes are protected. Okay, their salary of 10,000 monthly is partially exempt. ठीक है, the first 1,000 and 2/3 of the remainder, that is 6,000, are safe. So only 3,000 per month can be attached unless it's a maintenance decree where 1/3 is exemptive. देर सैलरी 10,000 की अगर सैलरी है तो उसमें से 1,000 और जो है 2/3 ऑफ द रिमाइंडर आर सेफ, 2/3 रिमाइंडर सेफ है, और मतलब जो बचा 3,000 तो वो अटैच हो सकता है। लेकिन अगर मेंटेनेंस डिग्री है तो उसमें 1/3 एग्जाम्प्ट होगा, मतलब 3,000 सेफ होगा, बाकी जो 6,000 है वो जा सकता है। देयर लाइफ इंश्योरेंस पे आउट्स और प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट कैन नॉट बी टच्ड। और इसी के अलावा उनका जो लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट है और प्रोविडेंट पीएफ अमाउंट है वो टच नहीं किया जा सकता। So basically this section ensures that while creditors can recover dues, on the other hand debtors are not left destitute. This was the section 60. It was such a long section, it was almost of 3 pages, and took me, I had to make 2 videos on this section, especially on section 60. It's such a long section. I don't know how much time it has taken. So this was section 60. Let's try to revise it one more time in a very quick form. Attachment. Section 60 is talks about attachment. Property liable to attachment and sale in execution of decree. तो कोई भी डिक्री है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है जजमेंट डेटर की वो सेल कर सकते हैं, अटैच करके सेल कर सकते हैं।
सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला सब सेक्शन, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, नेमली लैंड, हाउस और अदर बिल्डिंग्स। तो आप किसी भी व्यक्ति की जो कि जजमेंट डेटर है, उसका जो जमीन है, उसका घर है, या कोई भी बिल्डिंग है, या फिर कोई गुड्स है, या मनी है, बैंक नोट है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडीज है या हंडीज है, प्रोमिसरी नोट्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है या फिर अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी है, डेट्स है या शेयर है किसी कॉरपोरेशन में, या फिर कोई भी सेलेबल प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर, जो कि जजमेंट डेटर की है, या फिर और ओवर विच और द प्रॉफिट ऑफ विच ही हैज अ डिस्पोजिंग पावर विच ही मे एक्सरसाइज फॉर हिज ओन बेनिफिट, वेदर द सेम बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द जजमेंट डेटर और बाय अनदर पर्सन इन ट्रस्ट फॉर हिम और ऑन हिज बिहाफ। तो चाहे उस व्यक्ति की हो या फिर उसने किसी के दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर कर, दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर रखा हो, लेकिन एक्चुअल में उसी व्यक्ति का हो, तो वो सारी ही चीज़ें जो है आप अटैच करके सेल कर सकते हैं, ताकि डिक्री को सेटिस्फाई किया जाए, ताकि वो जो अमाउंट है वो कलेक्ट किया जाए, ताकि वो जो अमाउंट है रिकवर किया जाए। लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पशन भी है कि आप जजमेंट लेटर की सारी चीज़ों को सेल आउट तो कर सकते हैं या फिर अटैच कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप हाथ नहीं लगाएंगे। द नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, ठीक है, जो कि पहनने के लिए कपड़े हैं, नेसेसरी क्लोथ्स है। उसके बाद फूड, कुकिंग वेसल, बर्तन जो है, बेड है, बेड से जुड़ी हुई संबंधित चीज़ें जो है, जैसे गद्दा, तकिया, कंबल, वही सारी चीज़ें उनकी वाइफ की भी, जो कि जजमेंट लेटर है उसके वाइफ की, उनके बच्चों की, एंड सच, ठीक है, वो नहीं हाथ लगाया जाएगा। उसके अलावा कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, जो कि कस्टमरी वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मंगलसूत्र भले ही सोने का है, लेकिन क्योंकि यू नो द इम्पोर्टेंट ऑफ दोज थिंग्स, तो ऐसे ही हर रिलीजन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो होंगी, तो वो जो ऑर्नामेंट्स है उनको भी हाथ नहीं लगाना है। इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूजेस कैनॉट बी पार्टेड विद बाय एनी वुमेन, तो किसी भी महिला से वो अलग नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा। व्हाट बी सेज टूल ऑफ आर्टिसंस, कोई भी आर्टिस्ट है उसकी जो टूल है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। एंड वेयर द जजमेंट डेटर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, और जहाँ पर जजमेंट डेटर जो है वो कोई खेती से संबंधित व्यक्ति है, हिज इम्प्लीमेंट ऑफ हस्बेंड्री एंड सच कैटल एंड सीड ग्रेन एज मे इन द opinion of the court be necessary to enable him to earn his livelihood as such, and such portion of agricultural produce or of any class of agricultural produce as may have been declared to be free from liability under the provision of next following section। तो चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट व्यक्ति जो है उसकी अगर उसके पशु पशु उसके उसने पशु वगैरह भी पाले हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें, या फिर बीज वगैरह, खाद वगैरह जो है, वो सारी चीज़ें भी हैं, वो सारी भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हाथ नहीं लगाया जाएगा। सी कहता है हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स विद द मटेरियल ऑफ द विद द मटेरियल्स एंड द साइट्स देयर ऑफ एंड द लैंड इमीडिएटली appertenant thereto are necessary for their enjoyment belonging to an agriculturist or a laborer or a laborer of a domestic servant and occupied by him। तो कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब किसान वगैरह है, या फिर कोई भी मजदूर व्यक्ति है, या फिर कोई भी घर में काम करने वाला व्यक्ति है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, उनका जो घर है, उनकी जो बिल्डिंग है वो जिसमें वो रहते हैं, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा, या फिर उससे उसमें जो सामान है, कोई भी सामान, ठीक है, चूल्हा वगैरह हो गया, अकाउंटिंग बुक जो है उनको नहीं, उसको उसके थ्रू रिकवर नहीं किया जाएगा, तो उसको हाथ नहीं लगाना है। अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, ठीक है, कि आपके पास एक राइट है डैमेजेस को, डैमेजेस क्लेम करने के लिए आप सूट कर सकते हो किसी पार्टी के ऊपर, तो वो राइट जो है वो आपसे नहीं जाने वाला, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था, और डिटेल में रिवाइज करने के लिए एक बार फिर से देख लेना वो। अब मियर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, उसके बाद एफ है एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस। अब अगर आप पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हो एज एन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ठीक है, तो वो राइट जो है वो भी आपके हाथों से नहीं जाने वाला है। उसके बाद जी स्टाइपेंड एंड ग्रेच्युटी अलाउ टू पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, ग्रेचुटीज़ मिल रही है, सैलरी पेंशन वगैरह मिल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को से भी कलेक्ट नहीं किया जा सकता, रिकवर नहीं किया जा सकता है। एच सेज द वेजेस ऑफ लेबर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट, तो जो भी लेबर है उनके और डोमेस्टिक सर्वेंट है, उनके वेज के थ्रू भी कलेक्ट नहीं, उनके वेज के थ्रू भी सेटिस्फाई नहीं, उसके वेज के थ्रू भी अटैच नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा बेसिकली। आई से सैलरी ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 रुपीज़ एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री अदर देन अ डिग्री फॉर मेंटेनेंस। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई भी अमाउंट अगर कोई व्यक्ति अर्न कर रहा है, तो उसकी 2/3 जो अमाउंट है
1000 प्लस में 2/3 जो है अमाउंट उसकी सैलरी का वो सेफ रहेगा, उसके अलावा जो भी अमाउंट बचा उसमें से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर मेंटेनेंस की बात हो, मेंटेनेंस का केस हो, तो उसमें जो सेविंग अमाउंट है वो 1/3 रहेगा। उसके बाद आइए कह रहा है 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर मेंटेनेंस, ये डिस्कस कर लिया। पे एंड अलाउंसेस जो हैं एयरफोर्स के को, ठीक है, जो गवर्नमेंट पर्सनल है, गवर्नमेंट मिलिट्री स्टाफ्स हैं, उनकी जो पेंशन है, अलाउंसेस है, उसमें से भी कट आउट नहीं करना है, उसमें से भी रिकवर नहीं करना है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड से भी रिकवर नहीं करना है, दैट्स व्हाट के सेज पब्लिक प्रोविडेंट फंड से भी अमाउंट रिकवर नहीं करना है। के वी सेज इंश्योरेंस से भी, लाइफ इंश्योरेंस वाले अमाउंट से भी रिकवर नहीं करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ लीज, अगर कोई लीज पे आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसमें से भी रिकवर नहीं करना है। उसके बाद एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी, तो गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट है या फिर रेलवे कंपनी का कोई सर्वेंट है तो उसके अलाउंसेस से भी रिकवर नहीं करना है। उसके बाद जो फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है उसमें से भी रिकवर नहीं करना है। सक्सेशन एम कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप, सक्सेशन के थ्रू आपके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ आने वाली है तो उसके थ्रू भी रिकवर नहीं होगा। और एन कह रहा है कि फ्यूचर मेंटेनेंस के थ्रू भी रिकवर नहीं होगा। वो कह रहा है अगर इसके अलावा किसी इंडियन लॉ में लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो है डिक्री जजमेंट लेटर की जो हैं, उस जजमेंट डिग्री की कोई चीज़ें हैं जो डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए उन चीज़ों को नहीं नहीं टच कर सकते, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं टच की जाएंगी। अगर किसी और भी इंडियन लॉ में ऐसा कोई रूल है और कोई ऐसी चीज़ लिखी है जिसको डिग्री सेटिस्फाई करने के लिए टच नहीं करना, तो वो भी टच नहीं किया जाएगा। पी सेइंग where the judgment debtor is a person liable for the payment of land revenue, any movable property which under any law for the time being in applicable to him is exempt from sale for the recovery of, और खेत में अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चरिस्ट है और उसकी खेत से संबंधित कोई चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई खेत में, वो सारी चीज़ें भी आपको लेके नहीं रिकवर करना है। उसके बाद द मनी पेबल इन रिलेशन टू द मैटर मेंशन इन क्लॉज जी, ये सारे जो क्लॉज है, तो इन सारे क्लॉजेस में जो अगर मनी रिकवर होता है उस वो एग्जाम किए गए हैं अटैचमेंट और सेल से, कि उसके उसमें जो है अम, उसके थ्रू अटैच और सेल नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि सैलरी में सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो जो से मिल रही हैं। एक्सप्लेनेशन 3 में बताया गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट। एक्सप्लेनेशन 4 में कह रहे हैं कि वेजेस जो हैं, वेजेस बोनस भी इंक्लूड करेगा, मतलब बोनस भी वेजेस के ही, बोनस भी अगर वेजेस लिखा है तो उसमें वो बोनस भी इंक्लूड होगा। और लेबरर है कहीं लिखा है तो उसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड तीनों टाइप के लेबर इंक्लूड होंगे। एग्रीकल्चरिस्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति फसल काटता वगैरह है, जो जिसकी खुद की ज़मीन है और जो उस पर डिपेंडेंट है, उसको एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है, नहीं एक्सप्लेनेशन 6 कहता है कि 5 में जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो अगर खुद की ज़मीन पे लेबर भी हायर कर रहा है या फिर उसका कोई मेंबर काम कर रहा है या फिर वो किसी लेबर के थ्रू करवा रहा है तो वो भी उसी में इंक्लूड होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसेक्शन 1 ए कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट आप बनाते हो जिसमें ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है कि ये एक्सेप्शन जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड होगा। ठीक है, वैसा कोई एग्रीमेंट बना नहीं सकते जिसमें ये जो है पॉइंट्स कट आउट हो, तो इसको नहीं काटना है, ये एप्लीकेबल होगा तो होगा। और सबसेक्शन 2 इज सेइंग nothing in this section or section shall be deemed to exempt house and other buildings with the material and sites thereof then immediately apparent thereto to necessary for their enjoyment from attachment or sale in execution of degree
रेंट ऑफ एनी हाउस बिल्डिंग साइट और लैंड। मुझे याद नहीं है एक पॉइंट क्या था इसमें, एक बार चेक कर लूँ क्या। अच्छा, इसमें मैंने कंफ्यूज लिख रखा है, हाउस एंड बिल्डिंग्स आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट और सेल, कि जो हाउस और बिल्डिंग है वो अटैचमेंट और सेल से एग्जेम्प्ट नहीं की गई है। द डिक्री इज फॉर अनपेड रेंट, अगर डिक्री जो है वो रेंट ना पे करने के लिए है उस प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो ये भी एक्सेम्पशन है। तो दिस वाज सेक्शन 60, दैट वाज वेरी लॉन्ग एंड आई थिंक वी कवर इट वेरी gratefully. Almost took 35 minutes. Thank you. Have a good time. See you in next video.